हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 8 में सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11 बल तथा दाब के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम ये कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेज़ी से गतिशील है अथवा तो नहीं। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। आप यह भी जानते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी जो गति की दिशा भी क्या होती है, बदल देती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। तो क्या आप कभी सोचे हैं कि गतिशील वस्तुएं धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल की गतिशील करने के लिए क्या करते हैं, किसी गतिशील गेंद को अधिक तेज़ी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो एक गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है। हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं। चित्र 11.1 में हम देखेंगे। यहाँ पे नीचे चित्र 11.1 में ए में आपको दिया गया है गोली यानी गोल को बचाते हुए। बी में आपको हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करते हुए दिखाई देगा। और हमारा चित्र सी है जिसमें क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकते हुए दिखाई देगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इन सभी स्थितियों में गेंद की जो गति को तेज या धीमी कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं या फेंकते हैं या ठोकते मारते या प्रहार करते हैं तो उस पर क्या होता है, बल लगाया जाता है। ठीक है, तो उस पर बल लगाया जाता है। तो बल क्या है, तो बल क्या है, जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है। इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। तो देखेंगे 11.1 में हमको दिया गया है बल यानी अपकर्षण या अभिकर्षण। तो उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का जो है प्रयास करते हैं। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, आइए ज्ञात करें। तो क्रियाकलाप 11.1 में दिया गया है आपको सारणी 11.1 में वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के उदाहरण दिए गए हैं। आपको क्या करना है, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो उनको जोड़ सकते हैं और इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना अथवा खींचना के रूप में पहचानिए तथा सारणी में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे सारणी 11.1 दिया गया है। आपको कुछ कार्यों का अपकर्षण तथा अभिकर्षण के रूप में आपको पहचानना है। देखिए क्रम संख्या दी गई है, आपको बाजू में आपके दिया गया कॉलम में स्थिति का वर्णन दिया गया है और कार्य में आपको दिया गया धक्का देना, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, उठाना तथा झुकाना, उड़ना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना और ऊपर उठाना। ये सभी आपकी जो है क्रियाएं हैं। तो आपको इनको सभी को अलग अलग जो है अपकर्षण अभिकर्षण आपको हाँ या ना में बताना है। ठीक है, अगर अपकर्षण है क्रिया तो आपको कॉलम में सूचित करना है। इस तरह से आपको सारणी 1.1 कंप्लीट करनी है। आगे देखेंगे, क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण यानी खींचना या अपकर्षण यानी धक्का देना। ठीक है, अभिकर्षण यानी जो होता है वस्तु को खींचना या अपकर्षण, जो अपकर्षण है वो धक्का देना, किसी वस्तु को धक्का देना वो क्या है, हमारा अपकर्षण है। अथवा दोनों के बीच में दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना यानी अपकर्षित करना या खींचना यानी अभिकर्षित करना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण या खिंचाव यानी अपकर्षण को बल कहते हैं। तो बल की परिभाषा दी गई है, बल किसे कहते हैं, तो विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का, ठीक है, यानी अभिकर्षण हमारा या खिंचाव यानी अपकर्षण जिसे बल कहते हैं। आगे देखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति
बल लगने के कारण होती है। ठीक है, वस्तु कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसको जो गति प्रदान होती है वो किसके कारण होती है? बल के कारण। आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अपनी उस स्थिति से दूसरी स्थिति में जाएगा, अर्थात कि उस जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, यानी अपनी जो है गति देगा। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करें। चलिए आगे देखते हैं। तो 11.2 में हम देखेंगे बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। तो मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है। चित्र 11.2 ए में हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे चित्र 11.2 ए में कार के पीछे खड़ा एक आदमी। तो क्या आप उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी? मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है चित्र 11.2 बी में। चित्र 11.2 बी में देखेंगे, देखिए पीछे से जो व्यक्ति है वह क्या है, कार को धक्का हुआ लगाते हुए आपको दिखाई देगा। तो अर्थात वह जो है इस पर बल लगाता है, कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। चित्र 11.3 में 3 स्थितियां दर्शाता है जिससे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? चित्र 11.3 ए में दोनों लड़कियां जो है एक दूसरे को क्या कर रही हैं, धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि 11.3 बी में लड़कियों का जो युग्म है एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। और इसी प्रकार जो है 11.3 सी में है गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींचते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां क्या कर रही हैं, एक दूसरे को बल लगा रही हैं। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? इन उदाहरणों में हम से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। 11.3 देखेंगे बलों की जो है खोजबीन। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करें। 11.2 में क्रियाकलाप 11.2 देखेंगे। क्रियाकलाप 11.2 में कोई भारी वस्तु जैसे कि मेज या संदूक लीजिए जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकते हैं। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इसे खींच पाते हैं, खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करें। चित्र 11.4 ए में दर्शाए अनुसार क्या आप जो है इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में धकेले। चित्र 11.4 बी में दर्शाए अनुसार क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि यह गति आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट करना है आपको। और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? चलिए आगे देखेंगे। क्या आपने कभी रस्सी कस का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां क्या करती हैं, एक रस्सी को विपरीत दिशा में खींचती हैं। 11.5 चित्र 11.5 में दिया गया है हमको। दोनों जो टोलियां के सदस्य हैं रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी जो है रस्सा क्या होता है, बिल्कुल नहीं खींच सकता। क्या यह चित्र 11.3 बी में दर्शाई स्थिति के समान है? अब तक चित्र 11.5 में यदि दोनों टोलियां रस्से को समान बल से खींचती तो रस्सा खींच सकता नहीं है। ठीक है, अगर दोनों तरफ से क्या समान बल लगेगा, रस्सी पर समान बल लगेगा तो क्या होगा, जो रस्सा है वह खिसकेगा नहीं। जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होती है। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था? यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला जो कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। क्रियाकलाप 11.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था? स्मरण कीजिए कि रस्सी कसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगा कर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। इस प्रकार जो है हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिणाम से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का
उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। 11.4 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।